एवरीवन, आज हम लोग समाकलित दर समीकरण देखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हमारे सिलेबस में शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण है। तो सबसे पहले हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण की स्थापना करेंगे। तो इसको देखते हैं। माना कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार है। हम मान के चलते हैं अभिकारक A है और T समय पश्चात ये उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो इस अभिक्रिया के लिए हम दर समीकरण लिख सकते हैं। अतः दर समीकरण हम लोगों ने इसके पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर समीकरण देखा है। वहां सांद्रण के ऊपर धार शून्य आती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस डी ए। अब यहां dx के बदले हमने dA लिखा है क्योंकि यहां अभिक्रिया स्थिर वेग से संपन्न होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में दर स्थिर हो जाती है, सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। तो यहां पे हमने dx के बदले a लिख दिया है और बटे dt बराबर से ये हो जाएगा k और यहां a की सांद्रता के ऊपर घात 0 लगा देंगे। तो ये दर समीकरण हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए देख चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। अब इसको सरल कर लेते हैं। a की घात 0, इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो माइनस dA बटे dt बराबर से ये हो जाएगा k। अब यहां dt को इधर ले जाते हैं, ऋण चिन्ह को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा dA बराबर से माइनस k इंटू dt। अब ये जो व्यंजक हमको प्राप्त हुआ है इसी का हमें करना है समाकलन, इंटीग्रेशन। मैथ्स वाले जानते हैं इंटीग्रेशन में बहुत सारे सूत्र हैं जिसका हम उपयोग करेंगे। बायो वालों को यह मान याद रखना होगा। तो यहां पर इस व्यंजक का जब हम समाकलन करेंगे तो जो मान आएगा वो आपको याद रखना है। तो यहां हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर ये समाकलन का इस प्रकार से चिन्ह होता है और इसमें सूत्र लगता है। जो सूत्र लगेगा उसका मान हम यहां पे लिखेंगे। तो चूंकि हमने शब्दों में लिख दिया है कि उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, तो कोई आवश्यक नहीं है कि ये वाला चिन्ह हम उपयोग करें। ये हमने शब्दों में लिख दिया है कि उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर। अब इसमें जब सूत्र लगेगा तो इसका मान हो जाता है a बराबर से माइनस KT प्लस C। हमने सूत्र लगाया समाकलन का, यह मान आता है। यहां जो C है एक स्थिरांक है जिसको हम समाकलन स्थिरांक कहते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं जहां C समाकलन स्थिरांक है।
अब C की गणना करने के लिए हम अभिक्रिया के प्रारंभ में चलेंगे। अभिक्रिया के प्रारंभ से तात्पर्य है कि वहां समय क्या रहेगा, शून्य, क्योंकि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। तो T का मान हो जाएगा शून्य, और ये जो हमने सांद्रण लिखा है T समय पश्चात, वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रण के बराबर हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं, यदि T बराबर 0 अर्थात अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, तथा ये जो T समय पश्चात सांद्रण है A, ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रण। प्रारंभिक सांद्रण को नीचे 0 लगा के हम प्रदर्शित करेंगे। यहां इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, प्रारंभिक सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण हो तो यहां पर इसको समीकरण 1 मान लिया जाए। तो ये समीकरण 1 में जब हम ये वाला मान रखेंगे तो यहां A की जगह क्या हो जाएगा, A0। ये जो KT का मान है ये पूरा शून्य हो जाएगा, तो ये शून्य हो गया और बराबर से आ जाएगा ये C। तो अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और जहां C है वहां हम A0 लिख सकते हैं। तो अतः समीकरण 1 व 2 से यहां C का मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा A बराबर से माइनस KT प्लस ये जो C है, C की जगह आ जाएगा A0। अब इसको सरल करना है, माइनस KT को इधर ले आएंगे, ये धनात्मक हो जाएगा, KT यहां ये बचा हुआ है A0, और ये जब उधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब समीकरण को K के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। K बराबर से जब T को इधर लाएंगे तो ये बटे में चला जाएगा, 1/T। ये पूरे को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, A0 माइनस A। तो इस प्रकार ये जो व्यंजक प्राप्त हुआ है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण है। यदि कोई अभिक्रिया शून्य कोटि की है तो अलग अलग समय पर जो सांद्रण का मान है वो रखते जाएंगे और K की गणना करेंगे। हर बार K का मान 1 जैसा आएगा, इसका मतलब वो अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी। तो यह शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। अब देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। यहां हम मान के चलते हैं कि एक अभिकारक A है जो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। इसका प्रारंभिक सांद्रण स्मॉल a है और T समय पश्चात इसमें से X मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि X सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। तो प्रारंभिक सांद्रण स्मॉल a था, उसमें से X उत्पाद बना लिया, तो T समय पश्चात सांद्रता बचेगी कितनी, A माइनस X। तो इस प्रकार बची हुई सांद्रता T समय पश्चात हमने यहां पे निकाला है A माइनस X। अब इसके लिए हम दर समीकरण लिखेंगे। अतः
दर समीकरण। तो हमें पता है अभिक्रिया दर बची हुई सांद्रता के ऊपर निर्भर करेगी, तो इसको हम लिख सकते हैं dx बटे dt बराबर से k, और यहां बची हुई सांद्रता a माइनस x है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो घात 1। अब इसको सरल करेंगे, इसमें सांद्रण वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी को दूसरे तरफ ले जाते हैं। तो dx है सांद्रण वाला पद, a माइनस x है सांद्रण वाला पद, तो इसको इधर ले आते हैं। dx बटे a माइनस x, और ये बराबर से हो जाएगा dt, उधर जाएगा तो k इंटू dt। अब ये जो व्यंजक प्राप्त हुआ है इसका हम करेंगे समाकलन। तो उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर तो जैसा इसके पहले हम लोगों ने समाकलन किया, यहां भी समाकलन के सूत्र का उपयोग करेंगे। इसका जब समाकलन होता है तो ये मान आता है माइनस लॉग a माइनस एक्स, और ये आ जाएगा kt प्लस सी। तो ये स्टेप आपको याद रखना होगा, जहां हमने समाकलन का सूत्र लगाया है, और समाकलन के सूत्र में ये जो dx बटे a माइनस एक्स है उसका समाकलन करने पर ये मान आता है। तो गणित वाले जानते हैं, लेकिन बायो वालों को ये याद रखना पड़ेगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो c है समाकलन स्थिरांक, जहां c समाकलन स्थिरांक है। अब यहां भी c की गणना करने के लिए हम प्रारंभिक अवस्था में जाएंगे, अर्थात समय का मान कितना हो जाएगा 0, t बराबर से 0, और प्रारंभिक सांद्रता हमने मान लिया है। प्रारंभिक सांद्रता किसके बराबर है, a के बराबर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं यदि t बराबर 0, और ये जो बची हुई सांद्रता है तथा a माइनस एक्स बराबर से ये हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रण a के बराबर हो, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ये मान रख देते हैं, जहां a माइनस एक्स है वहां क्या आ जाएगा a, ये हो जाएगा माइनस लॉग a, और ये kt पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि t का मान कितना है 0, और ये हो गया c। तो हमने यहां पर c का मान ज्ञात कर लिया। अब समीकरण 1 में जहां c है वहां हम माइनस लॉग a रख सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां देखते हैं। तो यह समीकरण 1,
माइनस लॉग ए माइनस एक्स, ये बराबर से हो जाएगा के टी, और प्लस टी की जगह माइनस लॉग ए, माइनस लॉग ए, ये मान हमने रख दिया। अब ये जो व्यंजक प्राप्त हुआ है इसको हम सरल कर लेते हैं। लॉग ए को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, माइनस लॉग इधर आया धनात्मक हो गया, लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर से के हो जाएगा। यहां लॉग ए माइनस लॉग बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ए बटे क्या आ जाएगा, लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। तो हम लिख सकते हैं या लॉग ए बटे ए माइनस एक्स बराबर से के टी। अब इस व्यंजक को भी हम के रूप में प्राप्त कर ले, दर स्थिरांक के रूप में प्राप्त कर ले, तो यहां हम लिख सकते हैं के बराबर से 1/t इंटू लॉग ए बटे ए माइनस एक्स, नीचे आ गया इधर। अब यहां पर जो लॉग है इसका आधार प्राकृतिक लघुगणक का है। इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं, लॉग का आधार 10 में परिवर्तित करते हैं तो 2.303 का हमें गुणा करना पड़ता है। तो यहां भी जो प्राकृतिक लघुगणक का आधार है इसको हम बदलेंगे आधार 10 में, तो लिख सकते हैं लघु गणक का आधार 10 में परिवर्तित करने पर, तो ये आ जाएगा के बराबर से यहां 2.303 का गुना हो जाएगा 2.303 बटे टी इंटू लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। तो ये हमें प्राप्त हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। तो यहां भी इस समीकरण में हम भिन्न भिन्न समय के लिए सांद्रता का मान रखते जाएंगे और गणना करके के का मान निकालेंगे। हर बार के का मान एक जैसा आएगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण की स्थापना की। इस सूत्र का उपयोग हम आगे आंकिक प्रश्न में करेंगे। तो इस सूत्र का ज्यादा महत्व गणितीय सवाल में है, न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें हम इसका उपयोग करेंगे, और आगे जहां अर्धायु काल की गणना करेंगे उसमें भी इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको एक बार देख लीजिए।